हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एआई की सहायता से अजीत सर के द्वारा कराया गया यूपी होमगार्ड की औषधि सीरीज का स्टैटिक जीके और पॉलिटी का प्रैक्टिस सेट नंबर 8। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। क्या कभी ये विचार मन में आया है कि देश का नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री के लिए संविधान में कोई भी शैक्षणिक डिग्री क्यों नहीं मांगी गई है? ये तो है। मतलब एक साधारण क्लर्क की नौकरी के लिए भी स्नातक होना जरूरी होता है जी। या फिर ये भी सोचने वाली बात है कि क्यों आधी रात को कुछ गिने चुने सांसद मिलकर कोई कानून पास नहीं कर सकते? सही कहा। तो श्रोताओं, आज के इस गहन विश्लेषण में हम भारतीय लोकतंत्र की इन्हीं जटिलताओं और नियमों को डिकोड करेंगे। तो पहला प्रश्न एक बुनियादी बिंदु पर है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद के गठन का प्रावधान है? इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 79। अनुच्छेद 80 और 81 के साथ मिलकर यह स्पष्ट होता है कि राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा इसके 3 अभिन्न अंग हैं। बिल्कुल, मतलब ये सोचने वाली बात है कि संसद सिर्फ एक इमारत नहीं है। जब तक राष्ट्रपति हस्ताक्षर नहीं करते कोई कानून नहीं बनता। हाँ, सही कहा। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस पद्धति द्वारा होता है? इसका सही उत्तर है आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत। चुनाव की ये जटिल लेकिन निष्पक्ष प्रणाली दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रेरित है। ये एकल संक्रमणीय मत काफी दिलचस्प है। मतलब इसमें वोट बेकार नहीं जाते बल्कि ट्रांसफर हो जाते हैं। जी बिल्कुल। अब सदन शुरू करने की बात करते हैं। तीसरा प्रश्न है, लोकसभा का कोरम कितना होता है? इसका सही उत्तर है 110। अनुच्छेद 100 क्लॉज 3 के अनुसार सदन की कार्यवाही शुरू करने के लिए कुल सदस्यों का कम से कम 10वां हिस्सा उपस्थित होना अनिवार्य है। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे स्कूल की क्लास। मतलब जैसे पर्याप्त बच्चों के बिना टीचर क्लास शुरू नहीं करते ना, वैसे ही कोरम के बिना संसद नहीं चलती। हाँ, बिल्कुल सटीक उदाहरण है ना? चलिए अब हम अपने दूसरे खंड योग्यताएं और विधेयक की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं कि मुख्य खिलाड़ी बनने की क्या शर्तें हैं। जी। तो चौथा प्रश्न है, प्रधानमंत्री पद के लिए न्यूनतम आयु क्या है यदि वह लोकसभा सदस्य है? सही उत्तर है 25 वर्ष। यदि वो राज्यसभा का सदस्य हैं तो न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। उम्र का ये 5 साल का फासला काफी कुछ कहता है। बिल्कुल। मतलब राज्यसभा को हाउस ऑफ एल्डर्स कहा जाता है, जो एक ठहराव लाता है। अब खजाने की बात करते हैं। 5वां प्रश्न है, धन विधेयक केवल किस सदन में पेश किया जा सकता है? इसका सही उत्तर है लोकसभा। अनुच्छेद 109 के तहत ये केवल लोकसभा में आता है क्योंकि लोकसभा सीधे जनता द्वारा चुनी जाती है। सही बात है, लेकिन ये सवाल उठता है कि राज्यसभा को ये शक्ति क्यों नहीं मिली? क्योंकि जनता के पैसे पर सीधे उनके प्रतिनिधियों का ही नियंत्रण होना चाहिए। हाँ, ये बिल्कुल तार्किक है। अब समय की बात करते हैं। छठा प्रश्न है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है? सही उत्तर है 6 महीने। इसका सीधा सा मतलब है कि एक वर्ष में संसद की कम से कम 2 बैठकें होना संवैधानिक रूप से अनिवार्य है। ये सरकार की जवाबदेही तय करने का एक बड़ा हथियार है। मतलब सरकार बचकर भाग नहीं सकती। बिल्कुल, उन्हें सवालों का सामना करना ही होगा। जी, तो इसी जवाबदेही के साथ हम तीसरे खंड सदन का समय और प्रक्रिया में आते हैं। 7वां प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? सही उत्तर है 6 वर्ष। ये एक स्थायी सदन है जिसके 1/3 सदस्य हर 2 साल में रिटायर होते हैं। मतलब ये एक बहती नदी की तरह है जो कभी सूखती नहीं है। हाँ, एक निरंतरता बनी रहती है। बिल्कुल। अब एक खास समय की बात। 8वां प्रश्न है, शून्य काल या 0 आवर किसकी देन है? इसका सही उत्तर है भारत। प्रश्नकाल के तुरंत बाद दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक बिना पूर्व सूचना के महत्वपूर्ण मुद्दे उठाने का यह समय पूरी तरह से भारतीय नवाचार है। अरे वाह, ये जानकर बहुत गर्व होता है कि शून्यकाल दुनिया को भारत की देन है। जी। इससे प्रक्रिया बहुत गतिशील हो जाती है। अब 9वां प्रश्न देखते हैं, प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करते हैं? सही उत्तर है राष्ट्रपति को। अनुच्छेद 75 क्लॉज 1 के तहत
प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। तो जो नियुक्त करेगा इस्तीफा भी उसी को जाएगा। बिल्कुल सही। अब चौथे खंड मंत्री और विपक्ष की भूमिका पर आते हैं। 10वां प्रश्न है, सदन का सदस्य न होते हुए भी कोई व्यक्ति अधिकतम कितने समय तक मंत्री या प्रधानमंत्री रह सकता है? इसका सही उत्तर है 6 महीने। इस अवधि के भीतर उन्हें राज्यसभा या लोकसभा की सदस्यता ग्रहण करना अनिवार्य होता है। मतलब ये एक बैकडोर व्यवस्था है अगर किसी विशेषज्ञ की अचानक जरूरत पड़ जाए। जी बिल्कुल। अब टकराव की स्थिति देखते हैं। 11वां प्रश्न है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? इसका सही उत्तर है लोकसभा अध्यक्ष। अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति से बुलाते हैं, लेकिन अध्यक्षता अनुच्छेद 118 क्लॉज 4 के तहत लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। और लोकसभा अध्यक्ष ही क्यों? क्योंकि लोकसभा में संख्या अधिक होती है। जी, संख्या बल का खेल है ना? अब विपक्ष की बात करते हैं। 12वां प्रश्न है, लोकसभा में विपक्ष के नेता को किस स्तर का दर्जा प्राप्त होता है? सही उत्तर है कैबिनेट मंत्री। ये लोकतंत्र में एक मजबूत विपक्ष की महत्ता को दर्शाता है, जिसके लिए पार्टी के पास कम से कम 110 सीटें होनी चाहिए। ये तो शतरंज के खेल की तरह है। कैसे? मतलब विपक्ष का नेता कैबिनेट मंत्री के बराबर ताकत रखता है ताकि सरकार के हर कदम पर पैनी नजर रखी जा सके। हाँ, बिल्कुल सटीक एनालॉजी है। चलिए अब 5वें खंड की ओर बढ़ते हैं। चुनाव के अलावा संसद में प्रवेश और सरकार गिराने के नियम। 13वां प्रश्न है, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों का प्रावधान किस देश से लिया गया है? सही उत्तर है आयरलैंड। राष्ट्रपति कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा के क्षेत्र से 12 उत्कृष्ट व्यक्तियों को चुनते हैं। ये जरूरी भी है ताकि हर क्षेत्र की प्रतिभाएं नीति निर्माण में आ सकें। जी। अब सरकार गिराने की बात। 14वां प्रश्न है, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जा सकता है? इसका सही उत्तर है लोकसभा। सरकार को गिराने वाले इस प्रस्ताव को लाने के लिए कम से कम 50 सांसदों का समर्थन अनिवार्य है। ये बहुत बड़ी शक्ति है। अब आते हैं उस सवाल पर जो हमने शुरू में छेड़ा था। 15वां प्रश्न है, संसद सदस्य बनने के लिए अनिवार्य योग्यता क्या है? सही उत्तर है भारत का नागरिक हो और लाभ के पद पर ना हो। ध्यान देने वाली बात यह है कि सांसद बनने के लिए संविधान में कोई न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निर्धारित नहीं है। सच कहूं तो ये बात हमेशा आश्चर्य में डालती है। मतलब कानून बनाने वालों के लिए कोई पढ़ाई की शर्त नहीं। देखिए, ये अजीब लग सकता है, लेकिन लोकतंत्र का मूल उद्देश्य हर वर्ग का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है, चाहे उनके पास औपचारिक डिग्री हो या ना। जमीनी हकीकत समझना ज्यादा जरूरी है। हाँ, ये नजरिया बिल्कुल सही है। संसद को पूरे देश का दर्पण होना चाहिए। बिल्कुल। अब छठे खंड महत्वपूर्ण पद और उनके कार्य पर चलते हैं। 16वां प्रश्न है, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? सही उत्तर है राष्ट्रपति। प्रोटेम स्पीकर का मुख्य काम नई लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाना होता है। तो ये एक सब्स्टिट्यूट टीचर या अस्थायी मैनेजर की तरह है जी, जो सिर्फ नए सत्र की शुरुआत करवाने के लिए आते हैं और फिर चले जाते हैं। 17वां प्रश्न है, राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? सही उत्तर है राष्ट्रपति को। भारत के उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के पदीन सभापति होते हैं, इसलिए वे राष्ट्रपति को इस्तीफा देते हैं। ये दोहरी भूमिका काफी दिलचस्प है। अब 18वां प्रश्न देखते हैं, कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है? इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 78। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के बीच संचार की मुख्य कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। मतलब संवाद बनाए रखना उनकी जिम्मेदारी है। जी। तो चलिए 7वें खंड में आते हैं, सवाल जवाब और सदनों की ताकत। 19वां प्रश्न है, तारांकित प्रश्नों के संदर्भ में क्या सही है? इसका सही उत्तर है इनका उत्तर मौखिक दिया जाता है और अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके विपरीत अतारांकित प्रश्नों का उत्तर लिखित में मिलता है, जिस पर आगे बहस नहीं हो सकती। मतलब असली बहस और जिराह तारांकित प्रश्नों पर ही होती है। बिल्कुल। अब आकार की बात। 20वां प्रश्न है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई है? सही उत्तर है 550। 104वें संविधान संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन कोटे को समाप्त कर दिया गया, जिसे अब वर्तमान में 543 सदस्य हैं। ये 104वां संशोधन दिखाता है कि समय के साथ हमारा संविधान खुद को कैसे अपडेट करता रहता है। ये एक जीवित दस्तावेज है। बिल्कुल।
21वां प्रश्न है, राज्यसभा को किन मामलों में लोकसभा के बराबर शक्तियां प्राप्त है? सही उत्तर है संविधान संशोधन विधेयक पारित करने में। हालांकि धन विधेयक और अविश्वास प्रस्ताव के मामले में लोकसभा स्पष्ट रूप से अधिक शक्तिशाली है। लेकिन संविधान संशोधन में दोनों बराबर हैं ताकि राज्यों के अधिकारों की रक्षा हो सके। जी बिल्कुल सही। चलिए 8वें खंड निधियां और वित्तीय शक्तियों की बात करते हैं। 22वां प्रश्न है, आकस्मिकता निधि से धन निकालने के लिए किसकी अनुमति आवश्यक है? सही उत्तर है राष्ट्रपति की। अनुच्छेद 267 के तहत ये निधि अप्रत्याशित या आपातकालीन खर्चों के लिए राष्ट्रपति के नियंत्रण में रखी गई है। ये तो देश के इमरजेंसी गुल्लक की तरह है, जिसे सिर्फ भारी जरूरत या आपातकाल पड़ने पर ही तोड़ा जाता है। जी बिल्कुल सही कहा। 23वां प्रश्न है, संचित निधि पर भारित व्यय के संदर्भ में क्या सही है? इसका सही उत्तर है इस पर संसद में मतदान नहीं होता, केवल चर्चा हो सकती है। अनुच्छेद 112 क्लॉज 3 के अनुसार राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के जजों का वेतन इसी निधि से दिया जाता है ताकि उनकी स्वतंत्रता बनी रहे। ये बहुत जरूरी है ताकि वे बिना किसी दबाव के काम कर सकें। जी। 24वां प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? सही उत्तर है उपाध्यक्ष को। ठीक इसी तरह उपाध्यक्ष अपना इस्तीफा अध्यक्ष को सौंपता है। ये एक आपसी व्यवस्था है। इससे संसद के काम में बाहर का दखल नहीं होता। चलिए अब 9वें खंड अयोग्यता और सत्रों का अंत पर आते हैं। जी। 25वां प्रश्न है, किसी संसद सदस्य की अयोग्यता पर अंतिम निर्णय राष्ट्रपति किसकी सलाह पर लेते हैं? सही उत्तर है निर्वाचन आयोग की। अनुच्छेद 103 के तहत राष्ट्रपति चुनाव आयोग से विचार विमर्श करके ही ये अहम फैसला लेते हैं। इससे राजनीतिक बदला लेने की भावना पर रोक लगती है। बिल्कुल। अब 26वां प्रश्न, लेम डक सत्र किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर है नई लोकसभा के गठन के पूर्व पुरानी लोकसभा के अंतिम सत्र को। जो पुराने सदस्य नई लोकसभा में चुनकर नहीं आ पाते, उन्हें ही राजनीतिक भाषा में लेम डक कहा जाता है। लेम डक मतलब लंगड़ी बत्तख। हाँ। ये शब्द राजनीति में थोड़ा हास्यास्पद लगता है, लेकिन इसका अर्थ बहुत गहरा है, सत्ता का जाना। जी। 27वां प्रश्न है, संसद के सत्रावसान की शक्ति किसके पास है? सही उत्तर है राष्ट्रपति के पास। अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति सत्र को समाप्त करते हैं, जबकि बैठक को कुछ घंटों के लिए रोकने का काम लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। मतलब फिल्म को पॉज करना अध्यक्ष का काम है और डिस्क बाहर निकाल लेना राष्ट्रपति का। बिल्कुल सटीक एनालॉजी। चलिए अब हम अपने आखिरी और 10वें खंड ऐतिहासिक तथ्य और समितियों पर पहुंच गए हैं। 28वां प्रश्न है, भारत के किन प्रधानमंत्रियों ने उच्च सदन का सदस्य रहते हुए पद संभाला? इसका सही उत्तर है इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह, I.K. गुजराल और H.D. देवेगौड़ा। ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए केवल लोकसभा का सदस्य होना अनिवार्य नहीं है। ये सच में हैरान करने वाला है। मतलब इंदिरा गांधी और डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे शक्तिशाली नेता भी राज्यसभा के जरिए ही आए थे। जी बिल्कुल। 29वां प्रश्न है, प्रकलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? सही उत्तर है 30। ये संसद की सबसे बड़ी समिति है और इसके सभी 30 सदस्य केवल लोकसभा से चुने जाते हैं। क्योंकि इसमें पैसों का अनुमान होता है, तो सिर्फ सीधे चुने हुए प्रतिनिधि। हाँ। अब आज का आखिरी 30वां प्रश्न, प्रथम लोकसभा का गठन किस वर्ष किया गया था? सही उत्तर है 1952। इसका गठन 17 अप्रैल 1952 को हुआ था और इसकी पहली ऐतिहासिक बैठक 13 मई 1952 को शुरू हुई थी। 1952 का वो समय सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि इतनी कम साक्षरता में भी हमने ये लोकतांत्रिक प्रयोग सफल किया। बिल्कुल। और अगर हम इन सभी स्रोतों और आज की चर्चा को एक साथ देखें तो संसदीय वास्तुकला का एक बहुत ही शानदार संतुलन नजर आता है। जी। लोकसभा जो जनता की आवाज है, राज्यसभा जो राज्यों का विवेक है और राष्ट्रपति जो कार्यपालिका के प्रमुख हैं, ये सब मिलकर इस विशाल ढांचे को संभालते हैं। सही कहा। ये संतुलन ही हमारी ताकत है। लेकिन श्रोताओं, जाते जाते विचार करने के लिए एक सवाल है। देखिए, अगर राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो दीर्घकालिक ज्ञान के लिए बना है और लोकसभा हर 5 साल में जनता के मूड के साथ बदलती है,
तो सोचने वाली बात ये है जी कि आज के इस तेजी से बदलते तकनीक और सोशल मीडिया के दौर में क्या हमारी संसद का ये पुराना संतुलन भविष्य की बुलेट ट्रेन जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए काफी है? बहुत गहरा सवाल है। या फिर हमें इसमें और अधिक गतिशीलता लाने की आवश्यकता है? ये विचार करने वाली बात है। तो श्रोताओं, हमारे इस गहन विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार कुछ नई जानकारियों के साथ।